Good morning, students. This is part 2 of the central bank, and in this video, we are going to learn about credit control. It is the most important function of the central bank. And in my last video, I had explained you 6 functions of central bank. You may include this point as a 7th one. It is clear? Now, what is credit control? Control of credit means increase or decrease the flow of credit in the system in accordance with its needs so as to ensure the smooth functioning of the economy. For this purpose, the central bank adopts various quantitative and qualitative methods of credit control. क्रेडिट कंट्रोल क्या है बेटा? यहाँ पे सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी से कमर्शियल बैंक्स जो लोन लेंड करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है? क्योंकि इकोनॉमी में अगर मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और मनी का फ्लो बहुत कम है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, इट इज़ नेसेसरी टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और वो फ्लो ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है बाय यूजिंग द टू मेथड्स, quantitative and qualitative methods of credit control. It is clear? These are the methods of credit control which I am showing you in the chart. That is the quantitative instruments and the qualitative instruments which the central bank will use to control the credit. And these instruments will come under the monetary policy of the central bank. It means what? These are the monetary policy instruments which the central bank use to control the credit supply in a economy. Now, quantitative credit control methods. The general credit control is a quantitative credit controls which maintain proper quantity of credit or money supply in the market. These methods are formulated to effect proper liquidity in the market. ये जनरल मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का बेटा। यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करते हैं। नाउ इन दिस मेथड द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच वी विल यूज इज कैश रिजर्व रेशियो। द CRR also affects the money supply in the economy. It is the ratio of percentage of a bank's deposit to be kept in reserve with the RBI. Increase in the CRR reduce the cash for lending, and low CRR increases the cash for lending by the banks. It means what बेटा? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? वो मिनिमम अमाउंट जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना कंपल्सरी होता है फ्रॉम देयर प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, अब अगर हम कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे तो कमर्शियल बैंक्स के हैंड्स में क्या होगा? कम पैसा रह जाएगा, एंड नाउ दे आर एबल टू लेंड लेस अमाउंट ऑफ मनी, मतलब वो कम लोन दे पाएंगे। बट अगर सेंट्रल बैंक CRR रिजर्व रेशियो लो कर देगा तो क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक्स के हैंड्स में मनी का फ्लो ज़्यादा होगा, और जब उनके हाथ में मनी फ्लो ज़्यादा है तो दे कैन लेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी टू द पब्लिक। नाउ सेकेंड वन इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। Under the SLR, the government has imposed an obligation on the banks to maintain a certain ratio to its total deposits in the form of liquid assets like cash, gold and other securities. मतलब कैश रिजर्व रेशियो तो उनको सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है, मतलब RBI के पास रखवाना पड़ता है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स अपने पास ही रखते हैं बट इन द लिक्विड एसेट्स फॉर्म, मतलब कैश, गोल्ड और कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज़ जो ईजिली कैश में कन्वर्ट जल्दी से हो जाए। इसका भी वही रहेगा, अगर SLR रेट ज़्यादा है तो क्या होगा? वो मनी क्रेडिट की सप्लाई कम कर पाएगा कमर्शियल बैंक। अगर SLR रेट कम है तो कमर्शियल बैंक को पैसा रिजर्व नहीं रखना है यहाँ पे क्या गोल्ड और कैश के फॉर्म में, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लोन पे दे पाएगा। नाउ
बैंक रेट क्या होता है बेटा? इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके लोन्स प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को। ये गाइडलाइन होती है कमर्शियल बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए। इफ़ बैंक रेट इंक्रीजेज, इंटरेस्ट रेट्स विल गोज अप। अगर बैंक रेट ज़्यादा है, मतलब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है सेंट्रल बैंक को, तो वो अपने पॉकेट से देगी नहीं, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है लोन का, एंड वाइस वर्सा। तो बैंक रेट डिसाइड करता है कि कितना क्रेडिट फ्लो कर पाए कमर्शियल बैंक, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग लोन कम लेंगे। और ये बैंक रेट डिसाइड कौन करता है? दिस बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है बेटा। रेपो रेट क्या है बेटा? इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक्स कैन रेज शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। Increase in the repo rate will reduce the credit supply and vice versa. रेपो रेट वो रेट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पे करती है अगर वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। अगर, और ये क्रेडिट सप्लाई में कैसे अफेक्ट करता है? अगर हम रेपो रेट इंक्रीज कर देते हैं तो क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स हाई रेट पे कम लोन बोरो करेंगे सेंट्रल बैंक से। और रेपो रेट डिक्रीज हो गई तो कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा लोन बोरो कर सकते हैं सेंट्रल बैंक से, और जब कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसा होगा तो वो भी क्या करेंगे? क्रेडिट देंगे। इट इज़ क्लियर ना। रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट क्या है बेटा? इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सप्लाई फंड्स विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या बेटा? जैसे मैंने आपको बताया, कमर्शियल बैंक्स लोन लेती है सेंट्रल बैंक से तो वो रेपो रेट देती है, पर हो सकता है कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड हो तो वो फंड वो सेंट्रल बैंक के पास रखवा सकती है। ठीक है। और जब वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाती है, उस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, उसको बोला जाता है रिजर्व रेपो रेट। आई होप इट difference between repo rate and reserve repo rate is clear to both all of you. Now, open market operation. ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम OMO भी बोलते हैं बेटा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मीन्स है यहाँ पे परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक क्या करती है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज और सेल करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो सिक्योरिटीज को सेल कर रही है तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को मार्केट में कम करना चाहती है, क्योंकि जब वो सेल करेगी लोग उस सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे, खरीदेंगे और उसके लिए मनी पे करेंगे, और वो मनी मार्केट से कहाँ पहुँच जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास। तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा और फिर इसका मतलब कमर्शियल बैंक के हाथ में भी पैसा कम हो जाएगा, तो वो क्रेडिट कम कर पाएगा। और उसको अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ानी है, वो ये चाहता है कि कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन पे कर पाए, तो उस समय सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा? परचेज करता है सिक्योरिटीज़ को, क्योंकि जब वो परचेज कर रहा है। नाउ वी विल लर्न क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. It is also known as selective method of credit control. In this method, the central bank regulates the flow of credit in the particular sections of the society. In this method, the central bank will see for which purpose the loan is given. Now, let us read. The methods used by the central bank to regulate the flow of credit into particular directions of the economy are called qualitative or selective methods of credit control. Unlike the quantitative method, which affect the total volume of credit, the qualitative methods affects the types of the credit extended by the commercial banks. They affect the composition rather than the size of the credit in the economy. It means qualitative method में क्या करता है central bank? It regulates the flow of credit into a particular direction. In a quantitative method, they will regulate the total volume of credit. But in a qualitative method,
that will affect the types of a credit granted by the commercial banks. It means in a qualitative method, they affect the composition rather than the size of the credit, means how much the credit has been granted. I hope it is clear. Now, the various methods which were used by the central bank under the qualitative methods are as follows. First one, direct action. Under this method, if commercial banks do not follow the policy of the central bank, then the central bank has the only recourse to direct action. Direct action may take the form either of a refusal on the part of the central bank to rediscount for banks whose credit policy is regarded as being inconsistent with the maintenance of sound credit condition. Even then, the commercial banks do not fall in a line. The central bank has the constitutional power to order for their closure. अगर कमर्शियल बैंक्स वो पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करते जो सेंट्रल बैंक ने कही होती हैं, तो सेंट्रल बैंक उनको डायरेक्टली मना कर सकती है कि हम आपको लोन्स नहीं देंगे, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम डिस्काउंट नहीं करेंगे। इवन कमर्शियल बैंक्स अगर उनकी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़ प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो कमर्शियल बैंक को वो कह सकती है क्लोजर के लिए, बिकॉज कमर्शियल सेंट्रल बैंक्स के पास पूरा पार होता है कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए। Second point, regulation of consumer credit. Regulation of consumer credit is designed to check the flow of credit for consumer durable goods. This can be done by regulating the total volume of credit. Reserve Bank uses this method to restrict or liberalize the loan condition accordingly to stabilize the economy. It means what बेटा, अगर रिजर्व बैंक को मनी की सप्लाई कंट्रोल करनी होती है इकोनॉमी में, तो वो ड्यूरेबल गुड्स के लिए लोन नहीं देगी, और अगर उसको मनी सप्लाई एक्सपैंड करनी होती है इकोनॉमी में, तो वो ड्यूरेबल गुड्स के लिए ईजली लोन ऑफर करेगी। तो इस तरीके से वो क्रेडिट को कंट्रोल कर पाएगी और मनी की सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल कर पाएगी, जिससे इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आ पाएगा। Third one, margin requirement. The commercial bank generally advance loans to the customers against certain securities. कमर्शियल बैंक हमेशा जो लोन्स देती है वो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में ही देती है, मतलब वो कुछ सिक्योरिटीज़ रखवाती है तब वो लोन देती है। A change in the margin requirement will influence the flow of credit. जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे उससे क्रेडिट का फ्लो में चेंजेस आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है तो क्रेडिट सप्लाई ज़्यादा होगी, इट मीन्स फ्लो ऑफ मनी मार्केट में ज़्यादा होगा। और राइज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा मांगी है बैंक्स ने, तो क्रेडिट का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बैंक ने 30% मार्जिन कहा है फॉर अ कॉमोडिटी, कंज्यूमर को पे करना है, तो मतलब वो 70% लोन देगी अबाउट द वैल्यू ऑफ द गुड्स। बट अगर यही चीज़ रिजर्व बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% कर दी, तो मतलब 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स वो लोन देगा कमर्शियल बैंक। तो जैसे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा वैसे वैसे एक्सपेंशन ऑफ लोन होगा, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट, rationing of credit. Rationing of credit refers to fixation of credit quotas for the different business activities, which is introduced when the flow of credit is to be checked, particularly for speculative activities in the economy. यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे सेंट्रल बैंक नॉर्मली फिक्स कर देती है कोटाज कि हर एक एक्टिविटीज़ में इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दोगे। ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो जब उसको लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ानी है तो क्रेडिट कोटाज को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। कोटा मतलब अमाउंट ऑफ लिमिट बढ़ा देगी। और उसको जब लगता है कि मनी सप्लाई हमको कम करनी है तो क्रेडिट कोटाज को क्या कर देगी, कम कर देगी।
जब कोटा लिमिट कम कर दी है, मतलब इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे पाओगे, तो कमर्शियल बैंक्स नहीं कर सकते, क्योंकि दे हैव टू फॉलो द सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्शंस. I hope it is clear to all of you the qualitative methods of credit control.